गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। स्वागत है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक और क्लास में। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आ जाओ। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। बाकी लोग भी आ जाओगे। आ जाओ, आ जाओ, बाकी लोग भी आ जाओ। जय श्री राम, जय श्री श्याम। कौन नहीं आया? बाकी लोग कौन नहीं आया? बाकी लोग खाणो खा रहे हैं। बाकी आ रहे हैं, 2-3 जना और आ रहे हैं। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा क्लास का? अच्छा, हो सकता है। आज नहीं आ रहा। ई टाइम कौन खाणो खा? ई टाइम में ही खाणो खावा। मैं भी ई टाइम खाणो खा रही हूँ बस। अच्छा, 3-4 दिन से नोटिफिकेशन नहीं आ रहे। अब बात किया हुई। हाँ जी, दोपहर में बोर्ड जैसे 12 बजे वाली क्लास थी, उसमें बोर्ड काम नहीं कर रहा था। जो बोर्ड था वो बार बार हैंग हो रहा था। तो वैसे ही हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई हो। हाँ, आज आप लोगों के कल भी काफी बारिश थी। हमारे आसपास के इलाके को छोड़ दिया जाए, एक सामीप्य छोड़ दिया जाए, तो उसके अलावा बारिश कल अच्छी थी। रात को रात को लगभग 8-9 बजे के आसपास भयंकर आंधी आई थी हमारे यहाँ। और आंधी काफी ठंडी थी, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे आसपास में ठीक या अच्छी बारिश हुई है। लेकिन हमारे यहाँ कोई बारिश नहीं है, जैसे कि मैं कहता हूँ। हमारे यहाँ 1-2 ही बारिश आती है बस। वो भी मानसून के आने के काफी दिन बाद में कोई 1-2 बारिश हमारे खाते में आएगी। उसके अलावा सिर्फ ठंडी हवा और आंधियां आंधियां हमारे पास आती है। हमारे यहाँ आंधियां आती है। नहीं हो रही क्या? तब ठीक है। चूरू में भी कल हुई है। कल आसपास में काफी इलाके में बारिश हुई है। सिर्फ बीकानेर को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा आसपास में सब जगह बारिश ठीक थी कल। काफी ठंडी हवा थी, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बारिश अच्छी थी। और लगभग कल काफी बड़े बेल्ट में भी थी बारिश। तो आज हम आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में और शुरू करते हैं आज का राउंड। हमने अब तक हमने एनालिटिक, विश्लेषी, फलन, प्रश्नवादी यहाँ तक निपट लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अनुकोण प्रतिचित्रण की तरफ। जालौर में भी नहीं हुई। हाँ, वो भी वही कह रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आया। अब इसीलिए मैं इंतजार करता हूँ कि सारे आ जाएं, फिर मैं कुछ बोलूँ तो ज्यादा ठीक रहता है। वरना क्या होता है, वो पहले 2 जने आते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, उनका वही क्वेश्चन तो लगभग सेम ही होता है, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम सबको ही आ रही है।
तो फिर वही क्वेश्चन दोबारा फिर जवाब देना पड़ता है कि क्यों नहीं आया, फिर जवाब। इसलिए सबका वेट करते हैं कि सारे आ जाएं तो सबको एक साथ एक ही बार में जवाब दे दिया जाए। कि दिक्कत ये है, नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आता कि शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। बड़ा सिंपल जवाब है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही होगी जिसकी वजह से नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होगा। उम्मीद करते हैं जल्द ही मौसम ठीक हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। जल्द ही तकनीकी समस्याओं से निजात पा ली जाएगी और हमारी जो टेक्निकल टीम है वो जल्द ही इसका कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेगी और आपके पास एक बेहतर सॉल्यूशन के साथ हम मिलेंगे, है ना। उसके नोटिफिकेशन न आने के लिए खेद है। और क्या है, बस क्या चीज कह सकता हूँ। नहीं नहीं आया तो आ जाएगा, कुछ दिनों में आ जाएगा। लग रहा है, अब वो टेक्निकल टीम वाले होते हैं, अब उनको बताते हैं, वो कह रहे यार उनको हमसे पहले पता होता है, उनको हमसे पहले पता होता है कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है, तो वो काम भी कर रहे होते हैं बेचारे, कुछ ना कुछ प्रयास कर भी रहे होते हैं। और कई बार वो कुछ नया भी ला रहे होते हैं, कुछ ना कुछ नया अपडेट है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अपडेट है, कुछ और अपडेट है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो कुछ चालू हो जाता है, कुछ बंद हो जाता है, तो वो लगातार चीजें बदलती रहती है। आ जाओ, अब अनुकोण प्रतिचित्रण पे आ जाओ, ध्यान से सुनना। ये अलग हिस्सा है लेकिन बड़ा खूबसूरत हिस्सा है। अनुकोण प्रतिचित्रण, कन्फॉर्मल मैपिंग। अनुकोण प्रतिचित्रण, कन्फॉर्मल मैपिंग। आप अवकलन को तो जानते ही होंगे, है ना। जो हमारे रियल फंक्शन, जो वास्तविक फलन होता है, उसका जो अवकलन होता है, अवकलन को पहले जब बनाया गया था तब उसका ज्यामितीय अर्थ नहीं देखा गया था। ज्यामिति का मतलब, ये ज्यामिति में क्या मतलब रखता है, मतलब चित्रों में इसका क्या महत्व है। जब आप किसी का अवकलन करते हैं तो उसका चित्र में क्या महत्व है, ये उस समय तक नहीं पढ़ा गया था, क्योंकि उस समय इस तरीके से बनाया नहीं गया था। न्यूटन के द्वारा जो अवकलन खोजा गया था वो इनफाइनाइटिमस, मतलब एक अल्प संख्याओं में होने वाले परिवर्तन की वजह से उससे जुड़ी हुई चीजों में होने वाले परिवर्तन के रूप में किया गया था। उस समय कोई ये पता नहीं था कि ग्राफ में क्या बनता होगा, ग्राफ में इसका क्या महत्व। ऑब्वियसली बात, आप चीजें बना रहे हैं तो सारे चीजों के ऊपर तो विचार किया ही नहीं जा सकता। अभी तो आप खुद शुरुआती स्टेज पर हैं, तो एकदम शुरू, जैसे एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा, वो मान लो कोई एक काम कर रहा है, अगर वो पापा बोल रहा है या मम्मा बोल रहा है तो पर्याप्त है अपने आप में। अब आप उम्मीद करो, अच्छा पापा बोल रहे हैं, अब मासी भी बोल, बुआ जी भी बोल, ताई जी भी बोल, मुझे ताई जी बोल, ताऊ जी बोल, तो है ना, ज्यादा एक्सपेक्ट हो गया। तो शुरुआती हिस्से में वो पापा बोल रहे हैं, चिंता मत करिए, बुआ जी ताई जी सब आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा वेट करिए। तो सेम वही थी, जब अवकलन शुरुआत हुई थी, उस समय अवकलन का जो बेसिक रूप था वो ये था कि आप एक राशि में बदलाव कर रहे हैं और उससे जुड़ी हुई दूसरी राशि है, उनमें बदलाव होता ही होता है। हम एक दूसरी चीजों से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारी उम्र को ले लीजिए, हमारे उम्र और हमारा स्वास्थ्य जो आपस में को रिलेटेड होते हैं, कि जैसे आपकी उम्र बदलती है आपका स्वास्थ्य में बदलाव आता है, आपके शरीर में बदलाव आता है, आपके ब्लड प्रेशर में बदलाव आता है, आपके ब्लड का जो फ्लो है उसमें बदलाव आता है, आपके सेल्स की जो एज है उनमें बदलाव आता है। ढेर सारी चीजें हैं जो कोरिलेटेड होती है, मतलब आपके उम्र के साथ साथ उनमें बदलाव आता है। बोन डेंसिटी को आ जाइए, वो तो बिल्कुल सीधी कोरिलेटेड है। आपकी बोन डेंसिटी है वो सीधी कोरिलेटेड है। किसी आदमी के पास, मान लीजिए कोई किसी स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ, किसी क्लास में नहीं पढ़ा हुआ, अगर आप उसकी उम्र पता करना चाहते हैं तो उसकी बोन डेंसिटी से की जाती है ना। कई बार आप रेप वाले केस होते हैं, उसमें देखा जाता है कि भाई उसके पास सर्टिफिकेट है, तब तो वो पेश कर देता है कि इतने साल का सर्टिफिकेट दिखा दो। लेकिन कई बार जो आरोपी होता है, उसकी उम्र को पता करने के लिए कि भाई सही में ये 18 का है या 17 का है या 16 का है, तो उसका एक बोन जो हड्डी होती है, हड्डी का एक टेस्ट होता है जिसमें कि इतने उम्र में हड्डी की डेंसिटी इतनी आएगी, इतनी सघनता हड्डी की इतनी उम्र में आएगी, तो उसके हिसाब से उसको पता लगाया जा सकता है कि इसकी उम्र कितनी है ना। तो इतनी सब चीजें जो एक चीज के साथ बाकी चीजें भी कनेक्टेड होती है। हमारा शरीर का एक एग्जांपल बताया, बाकी तो हम जानते हैं हर चीज दूसरी चीज के साथ कैसे न कैसे रिलेटेड होती है। तो जब आप एक चीज उससे जो जुड़ी हुई है उसमें जब बदलाव करते हैं तो उसके साथ वाली चीजों में बदलाव होता है। तो एक को बदलने पर दूसरे में कितना बदलाव हुआ, यही बेसिक आइडिया था अवकलन का। अवकलन में यही था कि जब आप एक चीज को बदलते हैं तो उससे जुड़ी हुई जो दूसरी चीज है उसमें कितना बदलाव आ रहा है, उसको परिवर्तन को नापना, यानी परिवर्तन की दर को नापना अवकलन था। तो उस समय कभी इस बात पे चर्चा नहीं हुई कि ग्राफ में इसका क्या सेंस है।
ग्राफ में ये क्या मतलब रखता होगा? धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, लोग ने इसके अलग अलग रूपों को देखना शुरू किया, तो पता चला कि यार ग्राफ में तो कमाल कर रहा है। ग्राफ में तो ये आपको ढाल बता रहा है, ग्राफ में आपको किसी बिंदु पे खींची गई स्पर्शरेखा की ढाल बता रहा है। फिर ढाल की सहायता से हमने और चीजें बनाई, जिसमें वेग की दिशा आ गई, त्वरण की दिशा आ गई, और फिर डैश 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 करके हम अवकलन को कहाँ से कहाँ ले गए, जब हमें पता चला कि ग्राफ में तो ये और भी कमाल करता है। ऐसे ही एनालिटिक फंक्शन के साथ हुआ। एनालिटिक फंक्शन के बारे में अभी तक हमें ये लगता है कि एनालिटिक फंक्शन होने का मतलब है ऐसा फलन जो अपने एक बिंदु पे और उसके आसपास के बिंदुओं पर अवकलनीय है। लेकिन अभी इसका कोई सेंस नहीं समझ में आ रहा कि ठीक है अवकलनीय मतलब अवकलन का मान विद्यमान है। मैं पूछूंगी अभी अगर कहूं कि कोई बिंदु पर कोई अवकलनीय है तो क्या मतलब है? बस ठीक है अवकलन का मान निकल जाएगा। आप अवकलन का मान निकालोगे तो अवकलन का मान निकल जाएगा। लेकिन अभी इसका ब्रॉड सेंस समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ये क्या मायने रखता होगा, ये क्या चीज हुई है। जब कोई फलन विश्लेषिक होता है तो क्या खास ऐसा कुछ अलग खास जो ग्राफ में दिखाई दे, जो चित्र में मैं आपको दिखा सकूं, देखो ये विश्लेषिक है, ये कमाल करेगा, और ये विश्लेषिक नहीं है, ये कमाल नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसा एक अच्छा डिफरेंशिएटर है क्या कोई जिससे किया जा सके? तो बिल्कुल ऐसा है, जिसका नाम है अनुकोण प्रतिचित्रण। अनुकोण प्रतिचित्रण ऐसा ही आया, जो आगे जाके आया, उस समय नहीं आया जिस समय विश्लेषिक फलन बन रहे थे। आगे जाके आता है अनुकोण प्रतिचित्रण। जो फलन विश्लेषिक होते हैं, जो फलन विश्लेषिक होते हैं उनमें कमाल की प्रॉपर्टी आ जाती है जिसका नाम है अनुकोण प्रतिचित्रण। अब ये क्या है क्या नहीं है ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सब डोमेन है, मतलब छोटा हिस्सा है किसका? विश्लेषिक फलन का। जब फलन विश्लेषिक होते हैं तो वो ये कमाल करते हैं। ये कमाल की जो बात है ये उन्हीं लोगों में पाई जाती है जो विश्लेषिक होते हैं। अब ये क्या है कमाल, उस पर आते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो मैपिंग पे आ जाओ। पहले मैपिंग क्या होती है, हम क्यों अब ग्राफ पे जा रहे हैं, अब हम कॉम्प्लेक्स के ग्राफों के ऊपर जाएंगे, ग्राफ की बातें करेंगे अब सारी। इससे पहले हम समीकरण समीकरण बहुत खेल चुके। अब तक हमने जो किया है वो सिर्फ समीकरण समीकरण था, ये फलन, इसका अवकलन, ये समीकरण में ये मान रख दो और ये मान उठा दो। हमने कहीं भी पूरे दौरान जब हमने पढ़ा, एक बार जब शुरुआत में जब जेड समतल और डब्ल्यू समतल एक बार हल्का सा चित्र जरूर बनाया था, उसके अलावा जितने भी अभी तक हमारे लेक्चर हुए हैं किसी भी लेक्चर में हमने चित्र की बात नहीं की। सिंगल लेक्चर में भी हमने चित्र की बात नहीं की। एक थोड़ा सा वो उस पॉइंट को छोड़ दीजिए जहां पे मैंने सिर्फ ये बताया था कि ये जेड समतल है और ये डब्ल्यू समतल है, उसको छोड़ दें तो उसके अलावा हमने 10-11 लेक्चर में कहीं भी चित्रों की बात नहीं की। अब हम चित्रों की ही बात करेंगे, अब खाली चित्रों की बात करेंगे, अब डायग्राम की बात करेंगे कि डायग्राम, कॉम्प्लेक्स के जो डायग्राम है वो कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है, सब चित्र की बातें होंगी। यानी अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, हम आज फलन के नाम को बदलकर उसका नया नाम कर देंगे जिसका नाम होगा मैपिंग। फंक्शन को ही मैपिंग कहते हैं। लेकिन मैपिंग वर्ड तब, जब आप मैपिंग वर्ड बोलते हैं इसका मतलब है आप चित्र में बातें कर रहे हैं। आप जब फलन बोलते हैं तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि आप समीकरण में बातें करने वाले हैं, आपकी बात समीकरण के रूप में होगी। लेकिन जब आप मैपिंग बोलते हैं, मैपिंग का मतलब होता है प्रतिचित्रण हिंदी में। जब आप प्रतिचित्रण बोलते हैं, देखिए फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है ना, नाम एक ही चीज के दो नाम है, एक है फलन, एक है मैपिंग, है ना। जैसे बच्चे का नाम होता है ना, बच्चे का एक नाम होता है जो स्कूल में, एक तो घर पे होता है चिंटू, और एक स्कूल में नाम रखा होता है रुद्र प्रताप सिंह, है ना। तो जब आप उसको रुद्र प्रताप सिंह बोलते हैं इसका मतलब ऑफिशियली बात करना चाहते हो उससे, है ना। अगर रुद्र प्रताप सिंह पूरा बोल रहे हैं तो इसका मतलब है आप उससे ऑफिशियली या फॉर्मली बातें करना चाहते हैं। जब आप उसको चिंटू बोलते हैं इसका मतलब अब आप उससे प्रेम से और नॉर्मल तरीके से अपनी बात करना चाहते हैं, मतलब दिल से दिल वाली बात जो टाइप की होती है वो वाली बात आप उसे खुल के करना चाहते हैं। नाम एक ही है, आदमी एक ही है, रुद्र प्रताप सिंह भी वही है और चिंटू भी वही है, चिंटू भी वही है। लेकिन चिंटू बोल रहा है इसका मतलब वो कोई अपना है, कोई खास है, क्योंकि ये चिंटू बोलने का अधिकार तो हर कोई को नहीं मिलेगा ना। चिंटू तो कुछ ही लोग ही बोल सकते हैं, और वो कुछ लोग बोल सकते हैं वो प्रोफेशनल नहीं होंगे, वो फॉर्मल लोग नहीं होंगे, वो आपके करीब लोग होंगे, तो वो आपसे वही अलग बातें करेंगे। और जो रुद्र प्रताप सिंह बोल रहा है वो अलग टाइप की बात करेगा। लेकिन याद है कि आदमी आप एक ही है, एक ही आदमी के दो नाम से उसको अलग अलग होता है। सेम यही बात है ना, मैं हमेशा कहता हूँ गणित को अलग तरीके से मत देखिए कि जीवन अलग है गणित अलग है। ये सिर्फ तब तक भिन्नता है जब तक आप गणित को समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक आप समझ नहीं पा रहे तो आपको लगेगा जीवन एक अलग चीज है और गणित एक अलग चीज है। जिस दिन आप समझना शुरू कर देंगे आपको लगेगा कि जो गणित है उसको जीवन में उतारा जा सकता है और जीवन को गणित पे उतारा जा सकता है। ये दो अलग अलग है ही नहीं, ये दोनों एक ही है। बस हमारे समझ की कमी थी, इस वजह से हमें दोनों अलग अलग नजर आते हैं।
तो वैसे कि यहाँ पे दिखेगा। तो फलन को ही फलन भी कहा जाता है, ये इसका फॉर्मल नाम है, मतलब स्कूल में लिखाइडो नाम है। जो स्कूल में अपन नाम लिखा रहा हूँ ना बच्चा को, बड़ो सुंदर सुशील नाम लिखा रहा हूँ, तो स्कूल को नाम तो है फंक्शन और घर को नाम है मैपिंग। तो जब अपन यहाँ पे भी जब हम चित्रों की बात करते हैं तो हम फलन को फलन से ना पुकार के मैपिंग वर्ड से पुकारते हैं, मैपिंग वर्ड बोलते हैं। याद रखिए है तो फलन ही, लेकिन यहाँ पे जब मैं मैपिंग बोलूं तो समझ जाइए मैं चित्रों में बात करना चाहता हूँ, मैं चित्र की भाषा में बात करना चाहता हूँ। और जब मैं फलन बोलूं तो समझ जाइए कि मैं बात करना चाहता हूँ समीकरण के रूप में। ठीक है ना, क्लियर हुई बात, समझ में आ रही है बात? कहानी समझ में आएगी। ये तो तीन तीन नाम हुए, ये फलन, प्रतिचित्रण, ट्रांसफॉर्मेशन, ये नाम सिर्फ वही है जहाँ बच्चा का नाम हुआ है ना। मेरे बच्चा ने तीन नाम मिले थे, अगर गौर करो तो बच्चा ने तीन नाम मिले, बच्चा ने नॉर्मली तीन नाम मिले। एक नाम तो वह घर को, एक वह मोहल्ला को, और एक वह स्कूल को, है ना। मोहल्ला को नाम ले रहा है तो वो क्लियर हो जाए कि मोहल्ला के हिसाब से बात हो रही है। जब मोहल्लारा वो वर्ड बोले, एक मोहल्लारा भी नाम काट है ना, जो गली में अब तो कौन काटे, अब तो मोहल्ला में टाबर ही को नहीं। अब आजकल तो कट्ठे टाबर मिल जाते, कोई घर से बाहर काट दी को नहीं टाबर, अब तो मोहल्ला मोहल्ला गायब ही हो गया। खाली आदमी रेवे, अभी भी घर का मायने रेवे, सड़कों पर टाबर तो दिखे ही को नहीं। तो अब तो वह खत्म होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे चलना 5-10 साल, मतलब मोबाइल की दुनिया से पीछे चलना 2014-15-10 में, जब तक मोबाइल हाथ हाथ में नहीं आयो, उससे पहले चलना, तो तीन प्रकार की एक व्यक्ति जो होता था वो तीन प्रकार के जीवन को जीता था, खासकर एक लड़का। एक तो उसका परिवार, जहां उसको एक अलग नाम से चिंटू बंटू पंटू करके करके, एक मोहल्ले में जहां वो अपने दोस्तों के, जो पड़ोस के दोस्त है उनके साथ खेलता था वहां एक, और फिर एक वो जो स्कूल में हुआ करता था वो। तो एक व्यक्ति तीन पर्सनैलिटी जीता था। एक लड़का जो होता था, लड़के की, क्योंकि मैं उसको ज्यादा अच्छा समझ सकता हूँ, कि एक लड़का उस समय तीन पर्सनैलिटी जीता था। घर की पर्सनैलिटी, जहां उसे अलग तरीके से बिहेव करना होता था, मोहल्ले की पर्सनैलिटी और स्कूल की पर्सनैलिटी। ये तीन पर्सनैलिटी वो सेम टाइम पे जीता था। अब तो शायद हो सकता है दो ही जीता हो। और अब तो मैंने तो और ही समझदार है कि अब तो माँ बाप घर पे भी वही नाम बोलते हैं जो स्कूल में बोला जाता है। तो बच्चे की पर्सनैलिटी सिंगल पर्सनैलिटी हो गई अब तो। उस समय तीन तीन तो एटलीस्ट होती थी। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे है कि यहाँ पे भी तीन दो पर्सनैलिटी है। एक है चित्र की पर्सनैलिटी और एक है समीकरण की पर्सनैलिटी। ठीक है। जैसे आपने लिखा एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, ठीक है। देखो ये अभी भी आप लोग फिर से, आप चीजों को थोड़ा सा गलत तरीके से समझते हो, आप गलत तरीके से समझते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये जो चीजें होती है ना, जब आपके दोस्त आपका नाम बिगाड़ते हैं, आपके दोस्त आपको बुली करते हैं, ट्रोल करते हैं, ये गलत नहीं होता। ये बचपन में सबसे जरूरी पार्ट है। ये सबसे जरूरी पार्ट है। जो बच्चा बचपन में ट्रोल हो जाता है, जो बच्चा बचपन में थोड़ा बुली हो जाता है, थोड़ा उसको खींचतान करते हैं, वो मेंटली मजबूत हो जाता है। वो मेंटली मजबूत हो जाता है फ्यूचर में। फिर क्योंकि जीवन है, इसमें आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। बहुत कम आदमी है जो सीधा सीधा स्वर्ग में चला जाएगा। यहाँ बहुत ही कम, इसमें शायद कोई एक बहुत निम्न प्रतिशत ऐसा होगा जो सीधा स्वर्ग जाता होगा। बाकी सब लोगों को जिंदगी भयंकर तरीके से चूस के फिर स्वर्ग भेजेगी। हकीकत में यही होती है। तो जब आपके साथ मोहल्ले में आप जब ये नाम बिगाड़ना होता है, आपका कोई नाम बिगाड़ता है, आप उसका नाम बिगाड़ते हैं, तो आप एक सीखते हैं कि कैसे समाज में रहा जाता है, कैसे प्रतिक्रिया दी जाती है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाता है, और किस तरीके से अपने आप को बचाया जाता है। आप घर आके ये नहीं कहते मम्मी मेरा नाम इसने बिगाड़ दिया। उसने आपका नाम बिगाड़ा, आपने उसका नाम बिगाड़ा। कई दिन तक आप दोनों बहस भी हुई, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लेकिन मैनेज कर लिया आपने। अब आपने सीख लिया कि कैसे किसी को सप्रेस किया जाता है, कैसे किसको, अगर कोई मुझे खींचे तो मैं उसको वापस कैसे खींच के बैलेंस कर सकता हूँ। और अगर ये बच्चा आज नहीं सीखता, आज के बच्चों को देखिए, आज के बच्चे जो घर में रहते हैं वो क्या है, वो गोलू मोलू टाइप के बच्चे हैं। क्या मतलब है उनका, उनको समझ में नहीं। अगर कोई बच्चा बुली करता है, अब वो बुली नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे जिस दिन वो बड़े होंगे। और ये तो मैंने पहले ही कह दिया, आप कोई माँ बाप अपने बच्चे को ऐसी जिंदगी दे ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है जिसमें वो एकदम सीधा सीधा स्वर्ग चला जाए, डायरेक्ट स्वर्ग चला जाए। ऐसा कोई रास्ता बना ही नहीं है। बहुत अप डाउन देखने पड़ेंगे। लेकिन कल आप नहीं होंगे, कल जब वो डाउन आएगा ना, तब आप नहीं होंगे। कहां तक आप रोकोगे उसको? गली में तो जाने से रोक लिया, कल नौकरी करने से रोक लोगे क्या? जैसे नौकरी करने जाएगा, ये खींचतान तो वहां पे भी होनी है। तो उस खींचतान को वहां बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, उस खींचतान को वहां बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि खींचतान का अनुभव उसने कभी लिया ही नहीं अपनी जिंदगी में। उसने तो सारी अच्छी अच्छी जिंदगी जी है।
अब अच्छी अच्छी जिंदगी तो मैंने कहा टोटल कभी होती ही नहीं है, बुरी बुरी जिंदगी भी आती है। तो जिस दिन बुरी बुरी जिंदगी आएगी, खबर आएगी कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, बच्चा कूद गया, बच्चे ने ये कर लिया, क्यों? क्योंकि बच्चा झेल ही नहीं पाया, बुलिंग को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। और महाराज यहाँ कहा जगह बचपन से खींचतान, ए नाम का डायडा, बे नाम का डायडा, सब बुलिंग शेडा। अब महाराज क्यों बिगड़े कौन? महाराज क्यों कौन बिगड़े? क्यों? क्योंकि इतनी आराम से आएडा जिंदगी में, बड़ा ऊप नीच सब देख कर आएडा, कोई परेशानी को नहीं। तो ये है बेटर, है ना, एक बेहतर तरीके से निकल के आना चाहिए, हर तरीके के अनुभव के साथ बच्चा बाहर आना चाहिए, है ना। थे सोचे नाम बिगाड़ दियो था ना भाई, चीज दिखे खाली नाम बिगाड़ दियो, नाम को बिगाड़ दियो, तैयार कर दियो, टाबर ने तैयार कर दियो, बधाई दियो बाने जिका पे आस पड़ोस में थारा छोरा का नाम बिगाड़े है ना, बाने मिठाई खुआओ, चोखो करो, थारा छोरा ने तैयार कर दियो। नहीं थारा छोरा ने पीछे लगाए भी थे, कोई स्कूल को खुलेड़ी जो स्कूल थारा छोरा ने तैयार कर सके, आ चीजा के लिए तैयार कर सके, हिंदी पढ़ा सके, गणित पढ़ा सके, सामाजिक पढ़ा सके, संस्कृत पढ़ा सके, ये सब्जेक्ट पढ़ा दे सी, कोई भी जिंदगी के लिए तैयार करना स्कूल कौन खुलेड़ी भारत में और दुनिया में कौन खुलेड़ी। तो जिंदगी की तैयारी मोहल्ला में ही हुए, अबे मोहल्ला ये बंद हो गया, जज्बा तैयारी बिल्कुल ही बंद होगी। जब वो टाबर है वो नौकरी से काट दो, वो फांसी खा ली, अरे गेल सप्पा, नौकरी तो काट दो, दूसरी पकड़ ले तो, लेकिन बीस बर्दाश्त ही को नहीं, बीस नौकरी से काट दो बर्दाश्त को नहीं हो, बताओ थे इतनी हालत होगी आज के टाइम में टेम्परामेंट की, क्यों? क्योंकि आप बुल्ली के लिए तैयारी को नहीं। एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, तो एक तो हो गया ये रूप, है ना, इक्वेशन फॉर्म। दूसरा है ग्राफ फॉर्म। ग्राफ फॉर्म में इसे मैं डब्ल्यू नाम दे देता हूं क्योंकि एफ जेड बड़ा नाम है, ये डब्ल्यू नाम रख दिया। ये जेड प्लेन, यहां पे मैं पॉइंट रखूंगा, सेम वही बात है, एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है, बस ये चित्र रूप है, ये चित्र रूप है। अब यहां क्या होगा, यहां ऐसे होगा कि मैंने एक पॉइंट रखा, ये रखा, ये रखने पर ये मिला, ये रखा, ये रखने पर ये मिला, फिर ये रखा, ये मिला, ऐसे मैं पॉइंट रखता गया, पॉइंट मिलते चले गए, यहां से पॉइंट रखे, वहां से पॉइंट आ गए, यहां से पॉइंट रखे, वहां से पॉइंट आ गए। तो ये हो गया चित्र बनना, प्रति चित्रण, यहां से चित्र उठा, उसका प्रति चित्र बन गया, प्रतिबिंब जिसको कहते हैं, चित्र का प्रतिचित्र, चित्र का प्रतिचित्र, चित्र का प्रतिचित्र। अब ये सेम वही है, ये और ये चीज में कोई अंतर नहीं है, दोनों में जो फर्क है वो सिर्फ ये है कि ये इक्वेशन फॉर्म है और ये चित्र फॉर्म है, सेम है, क्योंकि चित्र इसी से बना है, इसी से चित्र बना है। मैंने यहाँ पे मान रखा होगा, तब जो आंसर आया होगा वो वहां दिखा होगा, यहाँ रखा वहां आया, यहाँ रखा वहां आया, तो ये दोनों फॉर्म एक ही है। लेकिन जब आप इसमें बात करते हैं तो आप फंक्शन बोलते हैं, जब इसमें बात करते हैं तो आप इसे प्रतिचित्र बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज, इसको प्रतिचित्र कहते हैं। तो ये होता है जेड प्लेन के ऊपर, एक मैं ये बना देता हूं, ये रहा वो पॉइंट्स का सेट जो मैंने रखा, ये वाया वो पॉइंट्स का सेट जो मुझे प्राप्त हुआ, मतलब गोल्फ को सारा ना, गोल्फ आ रहा, एक जगह खड़े हो जाए बोल ना मार बो करे धा बमारी बा बोल बठ हजार ऐ पड़ गई, फिर बैठू एक बोल और मारी बा बठ हजार टप्पो खा गई, बस अठू तो बोलना का मारन लाग रहा है, अठे बोलना आया जा रही है, टक 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 टक, वो बन गया डब्ल्यू प्लेन, वो बन गया जेड प्लेन का, ऊपर से शुरू होकर डब्ल्यू प्लेन पे आता जा, ये है मैपिंग, या फिर आप इसको कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। अभी रूपांतरण वर्ड क्या है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा याद है कि हिस्ट्री बड़ी शानदार रहती है, कि जो फंक्शन होता है वो जो आया फंक्शन वर्ड जो है, अगर आप देखें पीछे, तो ये वर्ड और प्रतिचित्रण वर्ड और ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड सिमिलरली अलग अलग जगहों पे आया, अलग अलग जगहों पे आया, मतलब यही है जैसे एक चीज के बारे में कोई आदमी अलग अलग तरीके से पढ़ रहा हो, एक ने ग्राफ के बारे में पढ़ा, उसने उसको प्रतिचित्रण बोला, एक ने इसको ये देखा कि ये एक तरह से देखो तो इनपुट चेंज हो रहा है आउटपुट में, इनपुट बिकम आउटपुट, यही तो हो रहा है, जैसे आपने बटन दबाया, आपने तो लाइट भेजी, आपने लाइट इनपुट की, पंखे ने हवा आउटपुट की, यही हुआ, आपने इलेक्ट्रिसिटी इनपुट की, पंखे ने हवा आउटपुट की, पंखे ने वापस आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी, आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी, उसने आपको हवा दी,
मतलब इनपुट बिकम्स आउटपुट, इनपुट रूपांतरित हो गया आउटपुट में, तो एक नया वर्ड यहां से बन जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही चीजें जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से देखी। जब आप इसी को सर्किट में पढ़ते हैं, सर्किट में जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप इसको इनपुट आउटपुट बोलते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं कि ये लिया ये बन गया, ये लिया ये बन गया। तो फिर वर्ड यूज ज्यादा बेटर वर्ड रहता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये लिया ये बन गया, ये लिया ये बन गया, जबकि तीनों चीजें एक ही है, कोई अंतर नहीं है तीनों में। आप फंक्शन भी बोलोगे तो भी चल जाएगा, और मैपिंग भी बोलोगे और ट्रांसफॉर्मेशन बोलोगे तो भी चल जाएगा, तीनों बात एक है, बस थोड़ा सा अंदाजे बयां अलग अलग है, जिसको कहते हैं कि ये इस तरीके से बोलेंगे तो ज्यादा समझ में आता है, इसमें थोड़ा ज्यादा और अच्छे समझ में आता है कि भाई इनपुट टू आउटपुट चेंज हो रहा है, इनपुट डाल रहे हैं आउटपुट बन रहा है। तो ये हो गया। अब मैपिंग में इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है जिसकी बात करेंगे, वो है कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग, कन्फॉर्मल मैपिंग क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, यही सबसे प्यारा आइडिया है, और इसका अनुकोण प्रतिचित्रण कहते हैं, हिंदी में नाम है अनुकोण प्रतिचित्रण। कन्फॉर्मल मैपिंग, अनुकोण प्रतिचित्रण। अनुकोण प्रतिचित्रण ये कहता है कि जो आपका प्रांत होता है, और जो आपका प्रांत होता है, जो आपका परिसर होता है, मतलब जो आपका जेड डोमेन होता है और जो डब्ल्यू डोमेन होता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा संभव है कि जो जेड डोमेन में मैंने जो पॉइंट्स रखे हैं, अब ऑब्वियसली बात है जेड डोमेन के मैंने पॉइंट रखे होंगे, और जेड डोमेन के पॉइंट रख के मेरे पास डब्ल्यू डोमेन बना होगा। कैसा बना होगा वो तो डिपेंड करता है कि वो फलन कैसा है, जैसा फलन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग रहा होगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि क्या ऐसा है कि किसी पॉइंट Z0 पर, कोई पॉइंट मैंने Z0 ले लिया, यहां पे उसका प्रतिबिंब ले लिया W0, और Z0 के पास में कोई दो शाखाएं मैंने ले ली, कोई दो शाखाएं ले ली, एक शाखा दूसरी शाखा, और वही दो शाखाएं यहां ले ली, और जब मैं जाके कोण देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि कोण और कोण की दिशा एक बराबर है, कोण की दिशा भी बराबर है और कोण की मात्रा भी बराबर है। मैं प्रत्येक बिंदु पे जाके, हर बिंदु पे जाके मैंने चेक किया कि उसके पास में कोई भी दो शाखाएं अगर मैं लेता हूं तो उसके बीच का कोण और उधर जाके उधर का कोण बराबर आता है, कोण भी बराबर, यानी हर पॉइंट पर, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर धीरे से, हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, हर पॉइंट के ऊपर आपका कोण जो है वो सुरक्षित है, आपका कोण जो है वो कंजर्व हो गया, संरक्षित हो गया। ऊर्जा संरक्षण नियम तो यहाँ काम नहीं कर रहा, लेकिन कोण संरक्षण काम कर रहा है, आपका कोण मेंटेन रह गया, आपका कोण वही रह गया जो शुरुआत में था, वही बाद में रह गया। यानी अब इसमें क्या समझ में आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आकृति थी, यहाँ पे जो भी आकृति थी, उस आकृति में शेप नहीं बदला होगा, क्योंकि अगर कोण बचे रह जाते हैं, आपने समरूप त्रिभुज पढ़ा है, समरूप त्रिभुज में क्या होता है, एक त्रिभुज का दूसरा त्रिभुज समरूप होता है तो आपके कोण मेंटेन रह जाते हैं, कोण वही रह जाते हैं, पहले वाले त्रिभुज के कोण और दूसरे वाले त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं। इस वजह से आपकी जो आकृति है वो बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन शेप नहीं बदलती, आपकी आकृति मूल शेप मेंटेन रह जाता है, आपका जो मेन आकृति है वो मेंटेन रह जाती है। तो इसको कहते हैं अनुकोण प्रतिचित्रण, यानी आपका जो कोण है उसका अनुसरण हो रहा है, जो कोण पहले था वही कोण आपका बाद में भी बना रह जाता है, मेंटेन रह जाता है, तो इसको अनुकोण प्रतिचित्रण कहते हैं। तो क्या प्रतिचित्रण के बाद आकृति अपनी स्थिति को वापस से बनाए रख सकती है, और रख सकती है तो कब रख सकती है, कौन सी शर्त ऐसी है जब ऐसा होगा, मतलब पूर्व और पश्चात, पहले प्रतिचित्रण निकालने से पहले और प्रतिचित्रण निकालने के बाद आपका कोण और कोण की दिशा, सिर्फ कोण नहीं कोण की दिशा भी, दोनों मेंटेन रह जाए, क्या ऐसा हो सकता है। पहले तो इस घटना का नाम होगा अनुकोण प्रतिचित्रण। अगर पूर्व और पश्चात में कोण और कोण की दिशा बनी रह जाती है तो उसको अनुकोण प्रतिचित्रण कहते हैं। अब अगला स्टेप कि अनुकोण प्रतिचित्रण कब होता है, कब ऐसा होगा कि कोण और कोण की दिशा मेंटेन रह जाएगी। तो पहले तो परिभाषा पढ़ लेते हैं, देखो सुन लो आराम से। कोई भी मैपिंग, कोई भी प्रतिचित्रण अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है अपने प्रांत डी में। कोई भी प्रतिचित्रण
अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाएगा अपने प्रांत डी में यदि, अब आ जाओ यदि पे, यदि इफ द मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण एंड डायरेक्शन और उसकी दिशा, परिमाण एवं दिशा किसकी, ऑफ द एंगल्स कोणों की, कौन से कोणों की, बिटवीन द डिफरेंशिएबल आर्क्स पासिंग थ्रू एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से, इस प्रांत के किसी भी बिंदु से जाने वाली दो चापों के बीच का कोण और उसकी दिशा, कोण और उसकी दिशा रिमेन अनचेंज्ड, बनी रहेगी। बात समझ में आई, वो बनी रह जाएगी। अब धीरे धीरे इसको दोबारा से पढ़ो और देखो कि क्या ऐसा हुआ। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण मतलब मात्रा, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, दिशा +60 -60, दिशा भी और परिमाण भी आपका बना रह जाता है, संरक्षित रह जाता है। यानी रूपांतरण, रूपांतरण आपकी मात्रा को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, परंतु आपके कोण के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा, आपके कोण के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा। बात समझ रहे हो, आपके कोण के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा, वो आपकी आकृति को बड़ा कर देगा, छोटा कर देगा, घुमा देगा, इधर पटक देगा, उधर पटक देगा, वो सब कुछ करेगा, लेकिन वो आपके एंगल्स के साथ, जो फैब्रिक का जो एंगल है वो उसके साथ छेड़खानी नहीं करता। मतलब वो जो हर बिंदु पे बनने वाले कोण है वो एज इट इज वैसे के वैसे पड़े, आकृति छोटी बड़ी घूम गई लंबी हो गई, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन एंगल्स मेंटेन्ड है। और एंगल मेंटेन है इसका मतलब प्रारूप मेंटेन है, वो जो उसका प्रारूप है वो मेंटेन है। बात समझ में आई, कि रूपांतरण करने के बावजूद आपका सिर्फ कोण और कोण की दिशा अनचेंज रह जाती है, वो मेंटेन रह जाती है, ऐसे को अनुकोण प्रतिचित्रण कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये निकल के आता है कि अनुकोण प्रतिचित्रण होता कब है, कब ऐसा होता है कि आपका कोण और कोण की दिशाएं रूपांतर, कौन से रूपांतरण ऐसे हैं जो आपके कोण और कोण की दिशा को नहीं बदलेंगे, मतलब और सब कुछ तो कर देंगे लेकिन कोण और दिशा को नहीं बदलेंगे, वो कौन से। एक नीचे वाली लाइन और पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर बाई चांस कोई ऐसा हो, कोई ऐसा रूपांतरण हो जिसमें मैग्नीट्यूड तो मेंटेन रह जाए, परिमाण तो बना रह जाए, परंतु दिशा जो है वो चेंज हो जाए, तो इस टाइप को तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण कहते हैं या आइसोगोनल कहते हैं। तुल्य कोणीय, तुल्य कोणीय मतलब कोण तो रह गया, मेंटेन रह गया, पर दिशा मेंटेन नहीं रही। मतलब 60 का था, बाद में भी 60 का आ गया, लेकिन पिछली बार +60 था, इस बार -60 हो गया, या पिछली बार -60 था, इस बार +60 हो गया। दिशा की गारंटी नहीं ले सकता, दिशा बदल भी सकती है, सेम भी रह सकती है, दिशा की कोई गारंटी नहीं है, तो उसको तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण कहते हैं। तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण, तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण। और उसका एक एग्जाम्पल है W बराबर Z बार। इसमें आपका कोण की मात्रा तो वही रहेगी, रूपांतरण के बाद कोण की मात्रा वही रहेगी, 60 है तो 60 ही रहेगा, लेकिन माइनस का 60 हो जाएगा, अगर +60 था तो -60, -60 था तो +60। ठीक है। अब अनुकोण प्रतिचित्रण होता कब है, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्फॉर्मल मैपिंग, कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए आवश्यक शर्त, याद रखिए आवश्यक शर्त पर्याप्त नहीं है, तो जब भी अनुकोण प्रतिचित्रण होगा ये बात सत्य होगी, लेकिन ये बात सत्य है तो कन्फॉर्मल मैपिंग होगी ऐसा नहीं है, सिर्फ वन साइडेड है। तो कोई भी मैपिंग अगर कन्फॉर्मल मैपिंग है तो वो एक एनालाइटिक फंक्शन होगी। कन्फॉर्मल मैपिंग हमेशा अनुकोण प्रतिचित्रण होगी, लेकिन रिवर्स सत्य नहीं है। जब भी अनुकोण प्रतिचित्रण होगा, कोई फलन अनुकोण प्रतिचित्रण है तो फिर वो विश्लेषिक जरूर है, एनालिटिक है।
विश्लेषिक है। अगर कन्फॉर्मल मैपिंग है, अनुकोण प्रतिचित्रण है, तो वो एनालिटिक जरूर होगा। हाँ, एनालिटिक होगा तो कन्फॉर्मल मैपिंग है नहीं, अभी नहीं। हर कन्फॉर्मल मैपिंग एनालिटिक फंक्शन जरूर होगा। जो भी कन्फॉर्मल मैपिंग है जिसका भी कोण चेंज नहीं होता है, इसका मतलब उसकी जड़ में विश्लेषिक होना भरा हुआ है, विश्लेषिक होना उसके खून में भरा हुआ है। यही है कन्फॉर्मल मैपिंग। जब भी होगी, जब भी आप ये देखें कि रूपांतरण के बाद कोण मेंटेन हो रहे, चेंज नहीं हो रहे, तो समझ जाओ कि उसके ब्लड में एनालिटिक चल रहा है, बह रहा है। क्योंकि एनालिटिक नहीं होता तो कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं हो सकता। क्योंकि इसका उल्टा अगर न्याय के भाषा में बोलूं तो बोल सकता हूं, अगर एनालिटिक नहीं है, नॉट एनालिटिक, तो इसका मतलब नॉट कन्फॉर्मल, न्याय के तौर पे काम में ले सकते हो, है ना। क्योंकि आवश्यक शर्त को आप नो की तरह काम में ले सकते हैं। आवश्यक शर्त को, जैसे मैंने कहा था कि याद हो कि बाइक चलने के लिए पेट्रोल अनिवार्य है ना, अनिवार्य है। इसका मतलब पेट्रोल नहीं तो बाइक चलेगी भी नहीं। तो नहीं के तौर पे तो आप काम में ले सकते हो, पेट्रोल नहीं है तो बाइक चलेगी भी नहीं। हाँ, लेकिन पेट्रोल है तो बाइक चलेगी। हाँ के तौर पे नहीं ले सकते, ना के तौर पे। आवश्यक शर्त जरूरी है, ये नहीं है तो फिर वो भी नहीं है, आवश्यक है तो ये नहीं है तो वो भी नहीं है। तो अगर एनालिटिक नहीं है तो फिर कन्फॉर्मल भी नहीं है। तो नहीं के तौर पे तो काम में ले सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पे काम नहीं ले सकते। अब आ जाते हैं सफिशिएंट कंडीशन। तो पर्याप्त शर्त क्या होगी? बिल्कुल, पर्याप्त शर्त क्या होगी? पर्याप्त शर्त कहती है कि फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, नंबर एक। इन ये होगी पहली शर्त। शर्त नंबर एक यहाँ कंप्लीट। फलन अपने प्रांत में विश्लेषिक होना चाहिए। नंबर दो, फलन का अवकलन किसी भी बिंदु पर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब दो शर्तें मिलकर, दो शर्तें होगी, दोनों मिलकर कन्फॉर्मल बनाएंगी। एनालिटिक होना, नंबर एक आपका फलन विश्लेषिक हो, प्लस उसके अवकलन का मान प्रांत के किसी भी बिंदु पे 0 नहीं होना चाहिए। ये दोनों बातें मिलाकर आप कन्फॉर्मल यानी अनुकोण प्रतिचित्रण कह सकते हैं। सही है। तो आवश्यक शर्त कन्फॉर्मल के लिए आवश्यक शर्त एनालिटिक है। और एनालिटिक के साथ अगर हम ये बात भी जोड़ दें कि उसके अवकलन का मान प्रांत के किसी भी बिंदु पे 0 नहीं है, किसी भी बिंदु पे अवकलन का मान 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये अनुकोण प्रतिचित्रण है, मतलब कन्फॉर्मल मैपिंग है। यानी अपने कोण को ये फंक्शन कंटिन्यू रखेगा, सुरक्षित रखेगा, कोण को भी और कोण की दिशा को भी। दिशा बिगड़ना से भी मान बिगड़ जाएगा, है ना। तो दिशा दिशा बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई आदमी को नाक है, अगर इन्हें फ्लिप करके पाछो लगा दो तो थाने पता चल जाए आदमी की फोटोशॉप कराया हो, कभी और कराया हो। तो देखना कभी अगर आप नाक को रोटेट करके वापस उस आदमी को लगा दोगे तो आपको लगेगा ये आदमी वह है ही नहीं यार, तो बदल गया, आदमी बदल गया, आदमी ही बदल गया। अजीब लगेगा लेकिन सच है, करने से पता चलता है। आप अगर किसी आदमी की नाक, उसका एक चेहरा ओरिजिनल चेहरा है वो ले लो, उसके नाक को वहां से कट करो और फ्लिप करके दोबारा उस नाक को वहां लगा दो, और फिर आप देखो दोनों फोटो में रात दिन का अंतर आ जाएगा। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ नाक को रोटेट किया है और वापस लगा दिया, और लगाते ही आपको लगेगा अरे ये तो बदल गया, इतना बदल गया, इतना क्यों बदल गया। चलो छोटा सा और एग्जाम्पल ले लो, कांच में जाते ही हम बदल जाते हैं, कांच में जाने के बाद हम बदल जाते हैं। देखा नहीं देखा आपने, जब आप कांच के अंदर देखते हो तो कई आदमी को लगता है यार इतना बुरा तो नहीं, इतना कांच में तो बहुत बुरा लग रहा हूँ। और कई ऐसे होते हैं
जो वैसे बहुत बुरे होते हैं लेकिन कांच में सुंदर लगते हैं, बोले यार सुंदर है, क्योंकि कांच आपकी फोटो को रोटेट कर देता है। कांच जो है वो आपकी फोटो को रोटेट कर देता है, लेफ्ट को राइट में ले आता है, राइट को लेफ्ट में ले आता है, वो आपकी फोटो को पलट देता है। और कई बार क्या होता है कि आपका फेस पलटने के बाद ज्यादा सुंदर होता है। अजीब है, भगवान भी बड़ा अजीब है। कई बार आपका चेहरा जो होता है ना, कई बार फोटोग्राफिक, मेरा जो चेहरा है वो फोटोग्राफिक है ना। कई जिन्होंने सुना है फोटोजेनिक चेहरा है। फोटोजेनिक चेहरे का मतलब होता है कि फोटोजेनिक में क्या होता है, जब फोटो किसी की ली जाती है तो फोटो, आपका चेहरा अगर यूं है तो फोटो आपकी यूं ली जाती है, क्योंकि जो लेंस होता है वो आपकी फोटो को पलट देता है। और पलटने का मतलब है लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि आपका जो रोटेशन चेहरा है, जो कैमरे में आता है, आपके मोबाइल कैमरे में आता है, वो वही फोटो आती है। तो वो फोटो आती है, वो सुंदर होती है। फिर आपको लगता है यार अब तो सुंदर तो मैं कौन ही, फोटो में तो मैं जा रही हूँ। और कई बार उल्टो हुआ है, यार अब तो मैं सुंदर हूँ, फोटो में तो भुंडो आ रही हूँ। एक्चुअली भुंडो को नहीं आ रहे, वो कई बार आपका जो सिमेट्रिक पार्ट होता है वो अजीब होता है, मतलब उतना अच्छा नहीं होता, या कई बार ज्यादा अच्छा होता है। कई बार आपके ओरिजिनल से भी ज्यादा अच्छा होता है। तो कई लोगों को देखिए जिनकी फोटोएं अच्छी आती है, कई लोगों की फोटोएं अच्छी आती है, और कई लोग खुद सुंदर होते हैं, फोटोएं गंदी आती है, वो शिकायत करते रहते हैं हमारी फोटो चौकी को नहीं आवे, हमारी फोटो चौकी को नहीं आवे। है ना, कई दिन होता देखा हमारी फोटो चौकी को नहीं आवे। फोटो ही खाता चौकी को नहीं है कि भगवान सारा चेहरा ने सिमेट्रिक कौन बनायो। कई बार थारो जो दूसरो पार्ट है वो ज्यादा सुंदर हुए। अब वो तो चेंज हो कौन सके, फोटो खींच कर काम चलाबो करो। तो जिका की बिया फोटो आवे कि फोटो लिया पचा सुंदर आवे, फोटो काम चलाबो करो। और जिकी फोटो लिया पचा कोजी आवे, बे फोटो लेनी बंद कर दो। दोनों काम ठीक है ना। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये, इसलिए ना कि एक बार आपको लगे कि कोण का क्या महत्व है यार, इधर घूम जाए इधर घूम जाए। जो एक छोटा सा एग्जांपल समझाए कि इधर घूम जाए में रात दिन का अंतर आ जाता है, इधर घूम जाए उधर घूम जाए में रात दिन का अंतर आ जाता है ना। आपसे फोटो लेके अपने कांच में देख के आप खुद पता कर सकते हैं कि बहुत अलग हो जाता है। और पता है एक सच बात, कभी भी आप बहुत, कभी भी किसी भी से में आप अपने आप को ओरिजिनली नहीं देख पाएंगे, है ना। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी आप ग्लास में जाएंगे आप रिवर्स हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि आप नॉर्मली यही करेंगे, आप जब भी देखेंगे आप अपने आप को रिवर्स देखेंगे। रिवर्स देखेंगे तो आपको अजीब लगेगा, यार ये क्या आ गया, या फिर ये अच्छा आ गया। कई बार खुश भी होते हैं कि यार ये ठीक है, मतलब यही वहम कर रहे हो कि मैं तो भुंडो लाग रही हूँ, सही में मैं तो सुंदर हूँ। और कई बार उल्टो हुआ है, यार मैं तो सोच रही हूँ सुंदर लागू तो मैं भुंडो लाग रही हूँ। तो इसलिए ज्यादा टेंशन ना लियो, मैथ्स पढ़ लो ताकि सारे मन में शांति आ, जैसे कि ना ये क्यों को नहीं, भगवान ही खेल खेलियो आपने सके, है ना। आ जाओ, चलो। नहीं, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल जो ऐसे एग्जाम्पल जो आइसोगोनल है, मतलब तुल्य कोणीय है, पतला कन्फॉर्मल नहीं है। ऐसे रूपांतरण जो तुल्य कोणी है लेकिन कन्फॉर्मल नहीं है, मतलब अनुकोणी नहीं है। जो भी मैंने बताया था जेड का स्विंग, ये वाला जो है ये आपका, ये जो है एफ जेड बराबर जेड का स्विंग में, ये अनुकोणी नहीं है लेकिन तुल्य कोणी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके कोण की मात्रा तो बची रह जाती है परंतु दिशा बदल जाती है। उसका कारण क्या है, जैसे आप जेड लो, जेड बराबर आपने माना कि जेड का परिमाण आर है, मतलब वो आर दूरी पर है, और उसका कोण जो है वो थीटा है। तो आपका फंक्शन क्या है, डब्ल्यू बराबर है जेड का स्विंग, तो जेड का स्विंग यानी आर ई की पावर आयटा थीटा का स्विंग। आर तो रियल नंबर है, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया ई की पावर माइनस आयटा थीटा। यानी आप देख सकते हो कि जो कोण है, पहले कोण थीटा था और अब कोण माइनस थीटा है। हाँ है थीटा ही, है थीटा ही,
है थीटा ही, पहले भी थीटा था, अभी भी थीटा है, लेकिन पिछली बार प्लस थीटा था, इस बार माइनस थीटा। देखो जेड का कोण थीटा था और डब्ल्यू का कोण माइनस थीटा है। जेड का कोण थीटा है और डब्ल्यू का कोण माइनस थीटा है, यानी दोनों में माइनस का अंतर है। मतलब मात्रा तो बराबर है परंतु दिशा का अंतर है। दिशा का मतलब एक अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी एक 30 इधर जा रहा है तो एक 30 इधर जा रहा है, जिससे दोनों में फर्क आ जाएगा। इसको हम, मात्रा तो बराबर है परंतु दिशा बराबर नहीं है, इसको कहते हैं। इस बार फर्स्ट ग्रेड में आया था, नहीं सेकंड ग्रेड में आया था, फर्स्ट ग्रेड में आया था? अच्छा फर्स्ट ग्रेड में आया था, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रेड में आया था इस बार कि इनमें से तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण कौन सा है, शायद ऐसे ही क्वेश्चन था। तो एफ जेड बराबर जेड का स्क्वायर, क्योंकि इसमें कोण की मात्रा बराबर है लेकिन दिशा चेंज हो गई। आगे है सर्कल यानी वृत्त। वृत्त, वृत्त में क्या होता है? वृत्त की पहले तो समीकरण देते हैं। कोई भी वृत्त कहीं भी हो, मूल बिंदु वाले के नहीं, कहीं भी वृत्त हो, जब भी आप एक वृत्त को खींचते हैं तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक उसका केंद्र, कि उसका केंद्र कहाँ है, एक उसका केंद्र कहाँ है, केंद्र कहाँ है, एक उसकी त्रिज्या कितनी है, केंद्र कहाँ है, त्रिज्या कितनी है। ये दो चीजों से एक सर्कल बनता है ना, एक सर्कल बनता है। जब बचपन में याद है, जब हम वो प्रूफ करा करते थे, परमे का प्रूफ किया करते थे, उस समय जो पहला पार्ट होता था दिया है में हम लिखते थे, माना एक वृत्त दिया गया और वृत्त में हमें कहा जाता था कि सी ओ कोमा आर, ये लिखो, सी ओ कोमा आर लिखो। तो इसका मतलब होता था सी फॉर सर्कल, ओ मीन्स सेंटर, आर मीन्स रेडियस। तो ये वो दो मेन इंग्रेडिएंट्स है, वो दो महत्वपूर्ण चीजें है जिससे आपका सर्कल डिजाइन होता है। अगर ये दो चीजें ना हो तो आपका सर्कल डिजाइन नहीं होगा। यानी सर्कल को बनाने के लिए आपको इन दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो मतलब वो जहां आप प्रकार रखते हैं, एक आप जितना प्रकार को खोलते हैं। तो अगर ये दोनों चीजें में से कोई भी एक चीज ना हो, मतलब सिर्फ प्रकार रख दिया, कितना खोलना है ये नहीं पता, तो भी सर्कल नहीं लगेगा। और आपको ये पता है कि प्रकार इतना खोलना है लेकिन रखना कहाँ है ये नहीं पता, तो भी सर्कल नहीं बनेगा। तो सर्कल के दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सी एंड आर। और फिर इसमें आता तीसरा पॉइंट है, जो हम है ना करते करते चीजों में हमें पता नहीं चलता कि कब हम गणित का इतना अच्छा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर जो बचपन में आ जाता है कि जब हम प्रकार से सर्कल खींचते थे तो हमारा एक ध्यान होता था कि कहीं भी प्रकार बीच में छोटा या बड़ा ना हो जाए, बीच दौरान प्रकार छोटा या बड़ा ना हो जाए, इसका हमें डर लगता था। क्योंकि अगर छोटा बड़ा हो गया तो फिर सर्कल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये था कि ये जो दूरी आर है ये हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, आर जो है वो हमेशा अचर रहनी चाहिए। चाहे पॉइंट कहीं भी क्यों ना हो, चाहे पॉइंट यहां हो, चाहे पॉइंट यहां हो, चाहे पॉइंट यहां हो, चाहे पॉइंट यहां हो, पॉइंट चाहे कहीं भी हो, है ना। हम उसको टाइट करते थे। एक बार छोटा सा एक पानो दिया जाता आपने, थाने याद है कि थारे टाइम में पाना होया को नहीं था, हमारे टाइम पर एक पानो और देता बिना कसना के लिए, बिना टाइट करने के लिए एक पानो और देता। मतलब प्रकार ढिल्लो हो जाता ना, बार बार हिलाने से प्रकार ढिल्लो हो जाता, तो एक छोटा सा पानो देता भी, पाना ने भी मैं लगा भी नट न कसता ताकि वो ढिल्लो नहीं हो। क्योंकि अगर ढिल्लो हो गयो, अगर बीच में थोड़ा सा भी ढिल्लो हो गयो, कम ज्यादा हो गयो, तो फिर सर्कल कौन बने। इसको मतलब है कि वो प्रकार को एक स्थिर रेणु बहुत जरूरी है, मतलब कांस्टेंट रेणु जरूरी है। और बात कितनी सिंपल बात है, कितनी सिंपल बात है, लेकिन वही बात है, हर चीजें उम्र के साथ ही समझ में आवे। दिक्कत यह है कि चीजें काम मत आपा ले रहे हैं, काम में तो आपा ले रहे हैं, लेकिन समझ में बहुत समय बाद में आ रहे हैं। बिजली, छोटा सा बच्चा ना पूछो कि बिजली जला के दिखा, बल्ब जला के दिखा, वो कहे टक आ लो और जड़ गयो, समझ रहे हो? सबको सब चीजें काम में ले रहे हैं, लेकिन ये चीजें समझ में बाद में आवे, है ना। गौर करो। आज से तारा बच्चा ने कह दियो बेटा, छोटा छोटा 3 साल 4 साल 5 साल को है, मैंने कहा बेटा पंखा चला, वो जार बटन दबासी ठक पंखो चल गया। क्या वो पंखा समझ गया? क्या वो पंखा समझ गया? नहीं, वो बाकी है। वो सिर्फ इतना सीखा है कि ये बटन से पंखा चलता है। तो सेम वही बात है, वो जब प्रकार रख रहा है, जब वो खोल रहा है, तो वो वर्त लगा रहा है, लेकिन वो वर्त को समझ नहीं रहा है। और वो उसे ये भी पता है कि प्रकार कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो समझ नहीं रहा है कि कम ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए। ये
मेन रिक्वायरमेंट है कि कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आपका यहाँ पे मैं सर्कल पे कोई भी पॉइंट z लूं और z और c की दूरी निकालूं, z यानी परिधि का बिंदु, c यानी केंद्र का बिंदु, और z माइनस सी का मोड मतलब z से c तक की दूरी, और z से c तक की दूरी बराबर होनी चाहिए हमेशा r। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि z कौन है। ठीक है, अगर ये बिंदु ये ना होकर ये होता तब भी ये बात सत्य होती, इसके लिए भी ये बात सत्य होती, इसके लिए भी ये बात सत्य होती, इसके लिए भी ये बात सत्य होती। यानी सर्कल के हर बिंदु के लिए जो मैंने ऊपर लिखा है ये सत्य है। लेकिन ये बात केवल सर्कल के बिंदुओं के लिए ही सत्य है ना? ये भी अच्छी बात है। इस बिंदु के लिए ये सत्य नहीं है, और इस बिंदु के लिए भी सत्य नहीं है, और इसके 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 लिए भी सत्य नहीं है। सत्य केवल सर्कल के बिंदु के लिए। तो यही बन गई सर्कल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्योंकि ये सिर्फ वृत्त के बिंदुओं के लिए सत्य है। जो वृत्त के बिंदु हैं केवल उन तक के लिए ही ये सत्य है। ये अंदर के बिंदुओं के लिए सत्य नहीं है, बाहर के बिंदुओं के लिए सत्य नहीं है। केवल जो वृत्त के ऊपर आएगा, ठीक ऊपर आएगा, केवल उस पे ही ये काम करेगा। क्योंकि जो अंदर आएंगे उनकी दूरी r से कम आ जाएगी, जो बाहर जाएंगे उनकी दूरी r से ज्यादा आ जाएंगी। तो इसको पूरा करने वाले बिंदु सिर्फ वृत्त के बिंदु होंगे। इसीलिए ये वृत्त के सारे बिंदुओं का समीकरण हो गया। तो इसका मतलब वृत्त का समीकरण हो गया। वृत्त के सारे बिंदु यानी वृत्त का समीकरण यानी वृत्त। ठीक है, क्लियर हो गया? सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। सर्कल के रिस्पेक्ट में इनवर्स बिंदु, प्रतिलोम बिंदु। इनवर्स बिंदु यानी प्रतिलोम बिंदु। लेकिन लेकिन प्रतिलोम बिंदु भी हमें निकालना है वृत्त के सापेक्ष। किसी वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु क्या होता है? किसी वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु क्या होता है? किसी वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु क्या होता है? तो अगर आपको वृत्त पता है, ये रहा सी केंद्र। प्रतिलोम बिंदु क्या होता है कि अगर मैं वृत्त के अंदर कोई बिंदु लूं, वृत्त के अंदर कोई बिंदु लूं, मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है जिसको मैं सी कह देता हूं, और वृत्त के अंदर कोई बिंदु लूं जिसका नाम है पी, जिसका नाम पी है। सी को पी से मिलाते हुए एक लाइन खींचूं, सी को पी से मिलाते हुए एक लाइन खींचूं, और इस लाइन के ऊपर एक अन्य बिंदु ढूंढूं पी डैश, एक अन्य बिंदु पी डैश ढूंढूं, चाहे वो अंदर हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो ऊपर हो, एक अन्य बिंदु पी डैश ढूंढूं, और इस प्रकार से ढूंढूं कि इन दोनों का गुणनफल Cp डॉट Cp डैश बराबर हो त्रिज्या का स्क्वायर। इस तरीके से मैं P डैश को ढूंढूं, इस तरीके से मैं P डैश ढूंढूं कि P डैश बिंदु जो है वो इस तरीके से है कि C से P तक की दूरी, C से P डैश तक की दूरी, दोनों का गुणनफल मेरे R स्क्वायर के यानी त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर हो। तो P डैश बिंदु जो है वो P का प्रतिलोम बिंदु कहलाता है।
व्रत के सापेक्ष। अब ये व्रत के सापेक्ष वाला झंझट क्या है? व्रत के सापेक्ष वाला ये आया, अगर इसको ध्यान से देखो तो इसमें बड़ी खूबसूरत चीज नजर आएगी कि मैं सीपी डैश का मान निकालूं, आर स्क्वायर बट्टा सीपी आ गया। अब आर स्क्वायर बट्टा सीपी ये दर्शाता है कि सीपी और सीपी डैश व्युत्क्रमानुपाती है, और किसके सापेक्ष है? व्रत के सापेक्ष है। यानी जब तक पी बिंदु जो है वो व्रत के अंदर है, प्रतिलोम बिंदु हमेशा बाहर आएगा, और जब ये भाई साहब पी बाहर आ जाएंगे, पी डैश अंदर आ जाएगा, और जब दोनों परिधि पे आएंगे तो दोनों यहां पहुंच जाएंगे। जैसे ही पी बिंदु परिधि पे जाएगा, आप देखेंगे पी डैश भी परिधि की तरफ आ रहा है, और दोनों यहाँ पे मीटअप कर लेंगे। लेकिन अगर पी उल्टी दिशा में भाग गया, बोला ना मैं तो मूल बिंदु की तरफ जा रहा हूं, तो पी डैश अनंत की ओर भाग जाएगा। अगर ये दूर भागा तो ये भी दूर भाग जाएगा, ये दूर भागा तो ये भी दूर भाग जाएगा, और ये दोनों नजदीक आए तो नजदीक आ जाए, और परिधि पे दोनों एक हो जाएंगे, परिधि पे दोनों एक हो जाएंगे, परिधि पर वही पी होगा और वही पी डैश होगा, दोनों भाई मिल जाएंगे, एक बन जाएंगे। लेकिन परिधि के अलावा एक जब अंदर होगा तो दूसरा बाहर होगा, एक जब अंदर होगा तो एक जब केंद्र की ओर भागेगा तो दूसरा अनंत की ओर भागेगा, दूसरा कहेगा भागो अनंत की तरफ, अनंत पे भाग जाएगा। तो यह है वर्त के सापेक्ष किसी बिंदु का प्रतिलोम। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि प्रतिलोम का आइडिया क्या है? प्रतिलोम का आइडिया क्या है? प्रतिलोम का आइडिया दूर जाने का आइडिया है ना। ये एक दूसरे का अपोजिट, देखो अपोजिट काम कर रहे हैं ये, ध्यान से देखो इनको अपोजिट क्यों कहा गया है। एक भाई ने तय किया कि अंदर रहूंगा, तो दूसरे ने तय किया कि मैं बाहर रहूंगा। एक अंदर आ रहा है तो दूसरा बाहर जा रहा है, एक अंदर है तो दूसरा बाहर है। सही है गलत है? अब ये थोड़ा समझा सकते हो, थोड़ा इसको इसको कोई एग्जांपल से समझा सकते हो? प्रतिलोम का कोई और एग्जांपल आपके सामने आए, कोई और एग्जांपल आपके पास हो प्रतिलोम का, ऐसा प्रतिलोम का एग्जांपल कभी आपने देखा है पहले? कभी पहले कभी इस टाइप का एग्जांपल देखा है, या प्रतिलोम वर्ड पहली बार ही इस तरीके का बनाया गया है, या पहले कभी और कहीं भी आपने देखा है? क्या पहले भी आपने कभी देखा है ऐसा कोई एग्जांपल, याद आता है? ऐसा कोई एग्जांपल आपको याद आता है? या हमने यूं ही पहली ही बार ही इसको प्रतिलोम कहा है, इससे पहले ऐसा कोई प्रतिलोम होता ही नहीं था? क्योंकि हमारा अधिकतर जो हायर मैथमेटिक्स में जो हमारे कोई आइडिया होते हैं, वो एक्चुअली जो हमारी फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, उसी के आइडिया को लेके बड़ोड किया जाता है, बड़ा किया जाता है ना। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे ये जो आइडिया है ये कहीं ना कहीं पहले आया हुआ है, और उसको वहां से उठाकर यहाँ व्रत पे चिपकाया गया। मतलब पहले तो ये कहीं और था, फिर इसको व्रत पे लाया गया कि व्रत पे इसको कैसे लाया जा सकता है। अच्छा, नहीं याद है, कोई ना। रियल लाइन पे आ जाओ, रियल लाइन को याद करो। रियल लाइन में ये है आपका 0, यहां मान लेता हूं आपका 1। अब गौर करो, कोई भी नंबर यहां से उठाओ, कोई भी नंबर, जैसे 1/2 उठाया, 1/2 उठाया, 1/2 का प्रतिलोम आपको यहां मिलेगा, इधर मिलेगा, ये इधर है। फिर आपने उठाया 1/3, उसका प्रतिलोम मिलेगा 3। फिर आपने उठाया 1/4, उसका प्रतिलोम मिलेगा 4। अब जैसे जैसे आप 0 की तरफ जाएंगे, आपका प्रतिलोम भागेगा, भागो भागो, ये कहां जाएगा? अनंत पे, ये आपका अनंत पे जाएगा।
सही है। लेकिन अगर आप उल्टा घूमना शुरू कर दे, बोले नहीं नहीं जीरो की तरफ नहीं जा रहा, चल इधर आते हैं, इधर चलते हैं, इधर आते हैं, तो आप देखेंगे प्रतिलोम भी आपका इधर आ रहा है। एक का प्रतिलोम क्या होगा? एक का प्रतिलोम एक होगा। आपके रियल लाइन पे ऐसे ही होता है, गौर करो, आपके रियल लाइन पे ऐसे होता है। आप जिसको दो का प्रतिलोम क्या होता है? 1/2। तीन का प्रतिलोम 1/3, उनमें भी ऐसा ही होता है, उनमें भी ऐसे ही होता है। ध्यान से देखो, याद करो, उनमें क्या होता है? उनमें ऐसा नहीं होता। सिर्फ एकमात्र नंबर एक है जिसका प्रतिलोम वो खुद है। सिर्फ एकमात्र एक नंबर एक है जो खुद का प्रतिलोम है, उसके अलावा सबके साथ ऐसा ही होता है। अगर आप प्रतिलोमों को जीरो की तरफ ले जाएं, अवयवों को, नंबरों को अगर जीरो की तरफ जाएं आप, तो प्रतिलोम अनंत की तरफ भाग जाएगा। और अगर आप एक की तरफ चलना शुरू कर दें तो आपका प्रतिलोम भी एक की तरफ आ जाएगा, और एक पर आकर दोनों आप मिल जाएंगे। सही है गलत है? क्या रियल लाइन पे नहीं होता? क्या आपके रियल लाइन में ऐसा नहीं है? रियल लाइन में जिसको गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं तो होता है। अब इसी को सर्कल की भाषा में बात कर लीजिए, यही सर्कल में हो गया। तो ये चीज आपने रियल लाइन पे भी यूज की है। जो रियल लाइन पे हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होता है वही होता है, एक के सापेक्ष हमने प्रतिलोम निकाला होता है, एक के सापेक्ष हमारा प्रतिलोम होता है। वहां हम क्या करते हैं? वहां हम कहते हैं कि ए का प्रतिलोम बी है, जिनका गुणनफल कितना आता हो? एक आता हो। ए बी बराबर एक आता हो, है ना? यहाँ पे दूरी के हिसाब से बात कर रहे हैं तो आंसर दूरी में आएगा। वहां नंबरों में बात कर रहे थे तो गुणा एक आ रहा था, यहाँ दूरी में बात कर रहे हैं तो एपी और दूसरी दूरी सीपी और सीपी डैश, दोनों दूरियां आर आर करके आर स्क्वायर हो गई, तो यहाँ आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ वर्त के हिसाब से बोल दिया, इसी चीज को वर्त में कन्वर्ट कर दिया। सही है। और अब यहाँ पे देख सकते हो कि अगर सीपी आर के बराबर हो जाती है तो सीपी डैश भी कितनी आएगी? आर आएगी। अगर ये आर हो गई तो ये भी आर हो जाएगी। अगर सीपी आर हो गई तो सीपी डैश भी आर हो जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, मनीष कह रहा है इस तरीके से कभी देखा नहीं था। हाँ वही है, पढ़ते तो हम बहुत सारी चीजें हैं, बस उस तरीके से देख नहीं पाते। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन जिसको प्रारंभिक रूपांतरण कहा जाता है, ऐसे फंक्शन, ऐसे मैपिंग जिनको एलिमेंट्री या प्रारंभिक रूपांतरण कहा जाता है। प्रारंभिक रूपांतरण, जिसमें से एक होता है ट्रांसलेशन, जिसका मतलब होता है स्थानांतरण। दूसरा होता है रोटेशन यानी घूर्णन। तीसरा होता है मैग्निफिकेशन, आवर्धन। चौथा होता है घूर्णन एवं आवर्धन। घूर्णन एवं आवर्धन। और अगला होता है इन्वर्जन यानी प्रतिलोम। क्या क्या करते हैं ये? प्रारंभिक से लेकर आगे बेसिक है। बेसिक रूपांतरण यही है, मतलब बेसिक क्या होता है पहले तो ये समझो। बेसिक का मतलब होता है कि आप जो कुछ भी करें, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, क्या कुछ बेसिक चीजें, जैसे आप बड़े साहित्य लिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े साहित्य लिख रहे हैं, लेकिन आप गौर करेंगे कि इतने बड़े साहित्य जब आप लिखते हैं तो एक वोकेबलरी है जिसका आप यूज कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड वाली वोकेबलरी उठा लीजिए, ऑक्सफोर्ड वाली वोकेबलरी में से आपने वर्ड लिए हैं, हाँ बस उनको अपने हिसाब से जचाया है, अपने हिसाब से रखा है, इसको आगे दे, इसको पीछे, इसको। लेकिन अगर आप देखिए दुनिया भर की सारी किताबें जो इंग्लिश में लिखी हुई है वो उस ऑक्सफोर्ड वाली डिक्शनरी में से निकाल निकाल के लिखी गई होगी। तो यानी जो प्रारंभिक पार्ट है जिससे ये सब कुछ बना है वो ऑक्सफोर्ड वाली डिक्शनरी है। समझे? तो हम उस सेट पे जाना चाहते हैं जिस सेट से हम कह सके कि भैया जो भी आने वाला है वो इन्हीं लोगों से बना हुआ है, इन्हीं लोगों का मिश्रण है, इन खास लोगों के मिश्रण से ही ज्यादातर चीजें बनी हुई है। ज्यादातर चीजें, प्रारंभिक शब्द सुनते, प्रारंभिक, जैसे आपकी एजुकेशन होती है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, हमारी जो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं
जो हमारी क्लासेस चलती है उसको प्रारंभिक एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब अब आप चाहे कुछ भी पढ़िए, आपकी सारी एजुकेशन इन पर ही आधारित है, इसी से बनी हुई होगी, इन्हीं से, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसी पे ही आपकी पूरी एजुकेशन बेस्ड होगी। ये वो सार है जिस पे सब कुछ अब तैयार किया जाएगा। ये वो कच्चा, ये वो रॉ मटेरियल है जिसका ही कोई ना कोई रूप से इसको मिक्स करके इसको बढ़ा चढ़ा के आप बाकी चीजें बताएंगे। तो ऐसे को एलिमेंट्री वर्ड यूज करते हैं, प्रारंभिक वर्ड यूज करते हैं, जो शुरुआती पार्ट होता है, जो बनाने के लिए चाहिए होता है, जिससे ही सब कुछ तैयार होता है। तो ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ये होता है कि कोई रूपांतरण अगर जेड समतल पे जो भी उसकी आकृति थी, जो भी उसका शेप था, उस शेप को जो आपका जेड समतल पे जो शेप था, जैसा था, जो भी था, वो उसको उठा के, ये आपका शेप, इसको वो उठा के थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, बस शेप के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, बस थोड़ा दाएं बाएं उठा के ले जाके रख दिया, क्या हो गया? जाके रख दिया, बोला हो गया। इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। आपका जो रूपांतरण है, आपका जो फलन है, वो कुछ नहीं कर रहा, बस खाली आपकी आकृति को उठाकर इधर से उधर पटक रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहा। बदलाव मतलब उसको कुछ भी नहीं बदल रहा, बस खाली एक जगह से उठाकर, जब आपने रूपांतरण किया तो उसने उसको उठाया और उठाकर एक अन्य जगह पे रख दिया। हो सकता है सेम जगह ही रख दिया हो सकता है किसी और जगह रख दिया हो, बस सिर्फ जगह बदली है उसकी। इसको कहते हैं रूपांतरण। जब आपका कोई फलन इस तरीके से काम करे कि आपकी मूल आकृति के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना करे, बस सिर्फ उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाके रख दे, इसको रूपांतरण कहते हैं। ये कब होता है? जब आपका फलन ऐसा हो। ये कब होता है? ये तब होता है जब आपका फलन ऐसा हो, W बराबर Z प्लस अल्फा। इस टाइप का फलन होता है। इसे देख के आप कह सकते हैं कि इस टाइप का फलन जब भी होगा, W बराबर Z प्लस अल्फा, अल्फा यानी नियतांक है, इस टाइप का फलन जब भी होगा तो आपकी जो भी आकृति है, जो भी आकृति आपने तय की है कि भाई मैं इसको रूपांतरित करवाऊंगा, वो आकृति एज इट इज उठकर, बस जो अल्फा है, जितना भी अल्फा है उतना वो उसके आगे पीछे खिसक जाएगी। अब अल्फा कितना है उस पर डिपेंड करता है। मान लो कि अल्फा 2+3 आइटा है। 2+3 आइटा का मतलब ये हुआ कि आपकी जो आकृति है वो पहले जहां भी थी वहां से 2 कदम आगे और 3 कदम ऊपर चली जाएगी। जहां भी थी वहां से 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे। ये 2+3 आइटा का क्या मतलब है? 2+3 आइटा का मतलब रियल पार्ट 2 है, इमेजनरी पार्ट 3 है। मतलब जहां भी थी वहां से 2 कदम आगे और 3 कदम ऊपर चली जाएगी। अच्छा, ये -2+3 आइटा होता तो पीछे की तरफ -2 जाके फिर ऊपर 3 चले जाते। वो तो आप जानते ही है कि ये जो वास्तविक भाग होते हैं, काल्पनिक भाग होते हैं, इनका क्या मतलब होता है? वास्तविक भाग का प्लस होना मतलब इधर जाना है, माइनस होना मतलब इधर जाना है। काल्पनिक भाग का प्लस होने का मतलब ऊपर जाना है, माइनस होने का मतलब नीचे जाना है। तो वो जो अल्फा होगा वो उस हिसाब से, जितना अल्फा है उस हिसाब से दाएं बाएं वो आकृति हो जाएगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? रोचक बात समझ में आई को नहीं आई? जल्दी से बता दो, आई को नहीं आई? ठीक है, बस। तो ये होता है स्थानांतरण। स्थानांतरण में आकृति अपना थोड़ा जगह बदलती है, थोड़ा इधर खिसक गई, थोड़ा ऊपर नीचे खिसक गई, बस वो अल्फा बताएगा कि कितना खिसकना है। अल्फा बताएगा कि कितना खिसकना है, कितना आगे पीछे कितना खिसकना है, ऊपर नीचे कितना खिसकना है, वो आपको अल्फा बता देगा। ठीक है। अब आ जाते हैं रोटेशन पे। दूसरा है रोटेशन, घूर्णन। घूर्णन घूर्णन में क्या होता है कि आपका जो भी शेप होता है वो घूम जाता है। वो आपका शेप जो होता है वो घूम जाता है। घूमन देसी ज्ञापन है।
चलो देख, हाँ, और घुमा दियो यार, ठीक है, ये लो, तो सवाल ही घूम गयो। चलो कोई ना, आई समझ लो कि सवाल भी घूम गयो। तो रोटेशन में क्या होता है कि जो आपकी आकृति है वो किसी कोण पे घूम जाती है, पूरा का पूरा शेप जो है वो किसी कोण के ऊपर घूम जाता है, जैसे सवाल घूम गया, इसे रोटेशन कहते हैं। वापस आ जाओ, ठीक है, परफेक्ट है। तो आप जो भी आपकी आकृति है वो आकृति घूम जाती है, चेंज नहीं होती, कुछ नहीं बदलता, सिर्फ घुमाव हो जाता है, सिर्फ घूम जाती है, इसे घूर्णन कहते हैं। ऐसा तब होता है जब आपका फलन इस प्रकार से हो, जब आपका फलन इस प्रकार से हो, W बराबर Z इंटू ई की पावर आयटा अल्फा। जब आपका फलन ऐसा होता है तो आपके आकृति में सिर्फ घूर्णन होता है, तो आपकी आकृति में सिर्फ घूर्णन होता है, सिर्फ घूम जाती है, सिर्फ घूम जाता है। W बराबर Z ई की पावर आयटा अल्फा। तो आपकी जो आकृति होगी उसमें अल्फा कोण जुड़ जाएगा, मतलब सारी चीजें अल्फा डिग्री पे चली जाएंगी। मतलब जो भी उसका कोण है 30 है तो 30 प्लस अल्फा हो जाएगा, 60 है तो 60 प्लस अल्फा हो जाएगा। जो भी उसका कोण है, जो पहले वाले जो भी कोण था, उस कोण में अल्फा और जुड़ जाएगा, वो अल्फा कोण पे घूम जाएगी। सिर्फ घूर्णन होगा आकृति में, और कोई चेंज नहीं होगा। यह है दूसरी स्थिति। तीसरा हो जाता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि जो आपकी आकृति होती है वो या तो एक्सपैंड हो जाती है और या फिर छोटी हो जाती है, छोटी या बड़ी, छोटी या बड़ी, इसे कहते हैं एक्सपेंशन हो जाता है। या तो वो छोटी हो जाती है या वो बड़ी हो जाती है, ना तो वो घूमती है ना वो जगह बदलती है, बस सेम जगह पे ही बड़ी और छोटी हो जाती है, सेम ही जगह पे बड़ी और छोटी हो जाती है। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब ऐसा हो, W बराबर CZ, लेकिन C एक रियल नंबर होना चाहिए। C एक रियल नंबर होना चाहिए। अगर C रियल नंबर है तो C का मान लीजिए 5 है, तो आपकी आकृति 5 गुना हो जाएगी। जो भी आपकी आकृति है वो 5 गुना हो जाएगी। नहीं, अल्फा कोण जुड़ रहे हैं। अब अल्फा अगर माइनस का हुआ तो कम हो जाएगा, अल्फा अगर प्लस का हुआ तो कोण बढ़ जाएगा। डिपेंड करता है अल्फा कैसा है, डिपेंड करता है अल्फा कैसा है। अगर अल्फा प्लस का हुआ, अल्फा का मान लो प्लस 60 है तो सब में 60 जुड़ जाएगा। अल्फा का मान माइनस 60 हुआ तो सब में से 60 घट जाएगा, कोण कम हो जाएंगे। ठीक है। अब इस पे आ जाता है W बराबर CZ। तो C का जो भी मान है, C का मान 2 है, 5 है, 4 है, तो उस हिसाब से Z उतना गुना हो जाएगा। उतना गुना होने का मतलब आकृति उतनी बड़ी या छोटी हो जाएगी। अब यहाँ पे C का जो मान है वो, अगर C का मान प्लस का लेना है, हाँ यहाँ पे C का मान प्लस का कर दूं, C का मान प्लस का लेना होगा, क्योंकि माइनस का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप गुणा कर रहे हैं, आकृति को बड़ा या छोटा कर रहे हैं। तो C का मान अगर 1 के आगे हुआ तब तो आकृति बड़ी हो जाएगी, C का मान अगर 1 से छोटा हुआ तो आकृति छोटी हो जाएगी। यानी C का मान अगर 0 से 1 के बीच में हुआ तो संकुचन होगा। संकुचन मतलब आकृति छोटी हो जाएगी, कंप्रेशन होगा। और अगर C का मान 1 से बड़ा हुआ तो आपका विस्तार होगा। और अगर C का मान पूरा पूरा 1 हुआ तो जैसा है वैसा का वैसा मिल जाएगा, सेम टू सेम, डिट्टो। सेम टू सेम। ये बात समझ में आई को नहीं? C को मान 1 से कम है मतलब 1/2 है, 1/3 है। 1 से कम में यही नंबर आवे, 1/2, 1/3, 1/4, 1 से कम ही है ना। अब 1 से कम आवे इको मतलब है कि भाग लाग रहे, भाग लाग रहे तो चीजें छोटी हुए। मतलब अगर जेड की लंबाई मान लो 1 मीटर है, तो अगर जेड ने 2 से गुणा कर तो लंबाई 2 मीटर हो जैसी, लेकिन 1 में 2 को भाग देशो तो लंबाई आधी हो जैसी। तो सारी लंबाइयां 1/2 को से गुणा, C को मान अगर 1/2 हो तो सारी लंबाइयां आधी हो जैसी, मतलब पूरी आकृति छोटी हो जैसी, हाफ हो जैसी।
और 2 से गुणा करछो तो सारी लंबाइयां डबल हो जैसी, तो आकृति बड़ी हो जैसी, आकृति छोटी हो जैसी। ईं ना कहते जूम आउट करो जो तो इं करो जना बड़ी हो जावे, इं करो जना छोटी हो जावे। तो संकुचन कद्दू है कहते सी को मान कम लियो, सी को मान ज्यादा ले शो तो एक्सपेंड हो जैसी। तो सी को मान अगर 1 से ज्यादा लियो तो आकृति एक्सपेंड हो जैसी, मतलब बड़ी हो जैसी। सी को मान अगर 1 से कम लियो तो आकृति छोटी हो जैसी। और सी बराबर 1 रखियो, कम करियो ना ज्यादा करियो तो आकृति सेम मिल जैसी, एज इट इज जैसी है वैसी मिल जैसी। अब बात आई को नहीं आई समझ में, जल्दी से बता दो। आज जमेगी बात, ठीक है बढ़िया। एक बात और पा जाओ, आ है थारी रोटेशन प्लस मैग्निफिकेशन दोनों एक साथ, तो दोनों एक साथ भी हो जैसी। जब घूर्णन भी हो और बड़ा छोटा भी हो, आकृति बड़ी छोटी भी हो और आकृति घूमे भी, दोनों मजे दे, मतलब बड़े छोटे वाला भी दिखाई दे प्लस घुमाव भी दिखाई दे, दोनों चीजें दिखाई दे, तो क्या हो, तो है W बराबर सी जेड। भाई W बराबर सी जेड तो बट्ठे भी हो, ओ भी W बराबर सी जेड है, ओ भी W बराबर सी जेड है, लेकिन रुको, C का मान बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, C को मान बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके रोड़ो है, रियल नंबर लेता नहीं, खाली कंप्रेशन हुए, और कॉम्प्लेक्स नंबर लेता नहीं, सी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वो लेवा तो रोटेशन प्लस मैग्निफिकेशन दोनों हो जावे, बिल्कुल हो जावे। क्या हो जावे, आओ आओ राज की बात बताऊं। देखो सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब भी कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका निश्चित तौर पे एक परिमाण होता है और उसका एक कोणांक होता है, उसका एक परिमाण होता है, उसका एक कोणांक होता है, और वो पूरा नंबर खुद जो है वो बराबर होता है परिमाण इंटू ई की पावर आयोटा कोणांक। और जैसे मैं ये रखूंगा इसकी जगह तो W बराबर आ जाएगा C का परिमाण E की पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, आर्ग्यूमेंट ऑफ C इंटू Z। अब क्या होगा, अब होगा कमाल, क्योंकि Z जो है वो बराबर होगा आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो आपका जो मापांक है वो तो मोड C से गुणा हो जाएगा और आपके कोणांक में आर्ग्यूमेंट ऑफ C जुड़ जाएगा, तो कोणांक भी चेंज हो गया, मापांक भी चेंज हो गया। और मापांक और कोणांक के दोनों के चेंज होने से मापांक से तो चीजें छोटी बड़ी हो जाती है और कोणांक से चीजें घूम जाती है, तो घुमाव भी दिखाई देगा और मापांक भी दिखाई देगा, मापांक में भी बढ़ना और छूटना दिखाई देगा। इससे चीजें छोटी बड़ी भी होंगी, मतलब आवर्धन भी होगा, साथ ही साथ घूर्णन भी होगा। पहले क्यों नहीं हो रहा था, पहले रियल नंबर था, रियल नंबरों का कोई कोणांक नहीं होता, जीरो कोण होता है, रियल नंबरों का कोण जीरो होता है, रियल नंबर का कोण जीरो होता है, तो कोणों में तो इनका कोई योगदान नहीं है, इनका योगदान खाली परिमाण का है। रियल नंबर के साथ दिक्कत क्या है, विचार के साथ कोण होता ही नहीं, कोण होता है इनका 0 डिग्री, रियल नंबर का कोण कितना होता है 0 डिग्री, तो कोण के लिए तो इनके पास कुछ होता ही नहीं देने के लिए, सिर्फ इनके पास जो होता है वो होता है परिमाण, अपना परिमाण दे सकते हैं ये, तो परिमाण दे देते हैं। तो सी जब रियल नंबर होगा तो खाली परिमाण देगा, खाली परिमाण जो है वो परिमाण को ही बढ़ाएगा, परिमाण को बढ़ाएगा तो आकृति छोटी या बड़ी हो जाएगी। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दो चीजें देते हैं, आपको मापांक भी देते हैं और आपको कोणांक भी देते हैं। मापांक तो चीजों को छोटे बड़े करने में काम आएगा और कोणांक जो है वो कोण चीजों को घुमाने के काम आएगा। दोनों चीजों ने मिलकर कमाल कर दिया। समझने की बात क्लियर है। अब एक रूपांतरण और बच गया जिसका नाम है इन्वर्जन या प्रतिलोम रूपांतरण। W बराबर 1/Z, ये है प्रतिलोम, नाम से ही है प्रतिलोम। इसमें क्या होता है, इसमें भी मामला बिगड़ता है, इसमें मामला बिगड़ता है। अभी तक जितने भी शेप थे इनमें आकृतियां बदलती नहीं थी, ट्रांसलेशन में आकृति दाएं बाएं ऊपर नीचे चली जाती थी, मतलब यूं यूं हो रहा था। अब घूर्णन में यूं हो रहा था, यूं आवर्धन में यूं हो रहा था, समझ गए। घूर्णन आवर्धन में यूं भी हो रहा है, घूम भी रहे, लेकिन प्रतिलोम इन सब में कमाल का है, प्रतिलोम आकृति को ही बदल डालता है, आकृति को ही बदल डालता है, कुछ का कुछ बना देता है। क्यों, क्योंकि ये भयंकर प्रहार करता है। आ जाओ देखो, W बराबर 1/Z, Z की जगह मैंने रख
आर ई की पावर आयटा थीटा, ये हो गया 1/r, ई ऊपर आ गया ई की पावर माइनस आयटा थीटा। यानी अगर मैं अब देखूं कि डब्ल्यू का मापांक, जेड का मापांक तो था आर और कोण था थीटा, जेड का मापांक था आर और कोण था थीटा, मतलब जेड आर कोण पे था, थीटा कोण पे था और आर उसकी दूरी थी। लेकिन जब डब्ल्यू आया तो डब्ल्यू का मापांक, अब ये डब्ल्यू बन गया, डब्ल्यू का मापांक कितना है 1/r और कोणांक कितना है माइनस थीटा। यानी ये हो रहा है कि जो भी पहले दूरी आर हुआ करती थी वो दूरी अब 1/r हो गई, मतलब दूरी पलट गई, दूरी पलटा मार गई। नंबर 2, कोण की दिशा बदल गई, थीटा की जगह माइनस थीटा हो गई। अब लंबाइयां व्युत्क्रम हो रही है, लंबाइयां उल्टी हो रही है, कोण की दिशा बदल रही है, तो फिर आकृति का राम जाने क्या होगा, फिर तो मालिक ही जाने आकृति का क्या होगा, है ना, मालिक ही जाने आकृति का क्या होगा। क्योंकि आपका जो मापांक है वो उल्टा हो रहा है, मतलब जो दूरी पहले अति ही बाती होगी और जो पहले कोण प्लस का नहीं जा रहे हो वो माइनस का नहीं जा रहे, तो अभी आकृति को के बन सी, मतलब के डाल छे और के निकल सी, वो तो डिपेंड करे कि आप कौन सी आकृति डाल छे और कौन सी निकल सी। एग्जाम्पल पे ही कह सका, गारंटी को ले सका, कुछ पर में आसी मामा पर जरूर बता कि भाई आलू डाल छो सोनू निकल सी या के डाल छो और के निकल सी, बा फिर आगे कुछ में बता छा। लेकिन फिलहाल आ है कि वो कुछ कमाल ही कर सी, वो अद्भुत ही कर सी, क्योंकि वो तो नॉर्मल तरीके से तो काम को नहीं कर रहे हो, थोड़ा हटकर ही कर रहे, तो वो इंटरेस्ट भी पैदा कर रहे कि यार के देसी, अब देखो के करे, आईएएस बने, आईपीएस बने, या पटवारी लग गए, या क्यों ही नहीं करे, मौज ही करे खाली। इन देखने की बात है, वो बड़ो रुचि यार विषय है, वो जो प्रतिलोम रूपांतरण है वो ही रुचि यार है, क्योंकि इनमें ढेर सारी संभावना है कि वो क्यों भी कर सके, वो क्यों कर सके तो वो लाडलो है, इन ही पट से आप कि वो के करे, है ना। जो घर में सबसे ज्यादा रूल हुआ ना, घर का ना बात से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन हुआ है, जिसका रूल हुआ ना बहुत, क्योंकि जो रूल हुआ है वो क्यों भी कर सके, भाई थे पढ़े ना रहो, थे पढ़े ना रहो, मतलब पढ़नी टाबर है, भी घर का ना पत्तो है कि पढ़ो नौकरी लाग जी, वो पढ़नी है वो नौकरी लाग जी, फिर चुपचाप ब्याह करा ले, फिर वो आपको घर चला ले, ठीक है ना। तो बीच से कोई ज्यादा सरप्राइज वाला मूवमेंट को नहीं आना रहो, वो जो होशियार है वो पढ़नी है भी टाबर से कोई सरप्राइज मूवमेंट को नहीं आना रहो, मतलब फिक्स है भी को पैटर्न लाइफ को फिक्स है भी को तो दूर तक जो, जब तक वो स्वर्ग जावा ना जब तक वो गेलो थे देख सको आराम से, साफ साफ दिखे एकदम, एकदम सीधो सीधो दिखे भी को गेलो कि क्या मर्सी हो, ठीक है। तो बीस घर का ना पत्तो है कि को गेलो तो एकदम सीधो नाक की सीध में जावे, वो क्यों कौन करे। लेकिन वो जो अरे घर का मायने भी जो एक दो है तो कमाल आ रहा हुआ है वे क्यों भी कर सके, वे कुछ भी कर सके, वे प्रधानमंत्री बन सके, मोदी जी बने हैं ना, मोदी जी देख लो, अगर आज तो मोदी जी प्रधानमंत्री है तो घर का ना सबने गर्व हो सी, लेकिन अगर पीछे मुड़ कर देखा, जब मोदी जी हिमालय चलिया गया, है ना, पत्नी ने छोड़कर चलिया गया, बी टाइम घर का के सोचता, आज तो माने घणो ही गर्व है कि माँ हमारे छोरा पर माने समझ ज्यादा गर्व है, हमारा छोरो कमाल कर दियो यहाँ कर दियो। लेकिन बी टाइम, जी टाइम पे पत्नी ने छोड़ हिमालय गया या और कट गया, बी टाइम पर कई राय ही बाकी, है ना, और भाई भी तो आ। तो ये जो बच्चा हुआ है, जो बच्चा एकदम हटकर अलग चल रहा है घर में, और तो बेकमाल करे, बेकमाल दोनों का नहीं कर सके, ये बात को ध्यान रखियो, माँ को कमाल दोनों दिशा में हो सके, जरूरी को नहीं सही दिशा में हुए। हाँ, अब तो सोचो अगर मोदी जी लाइन पर चलता तो प्रधानमंत्री थोड़ी होता, है ना। अगर मोदी जी लाइन लाइन पर चलता, जिया वो अपलो धड़ो बनाए अभी पर चलता, तो बाहर कट्ठे बाबू होता, हम्म, कड़े बाबू लागेड़ा होता, कड़े बाबू होता या कोई थर्ड ग्रेड में लागेड़ा होता। सोचो सही रास्ता कौन चलिया, जद्दी प्रधानमंत्री बनया, सीधा सीधा चलिया तो कन्फर्म हो, वही गेलो है अपलो, वो सीधो गेलो जिको जावे वही है सुरगारो। बाकी गेला तो जल्दी निकले जब थोड़ा सा उठ पटांग टाबर हुआ ना घर में, तो इसलिए घर में जो उठ पटांग टाबर हो ना बनिया, गलत ना समझा करो, ये चमत्कारी टाबर है ना। थाऊ ज्यादा चमत्कार को निकल का आवे, थाऊ ज्यादा से ज्यादा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर कोई निकल का सी, यूं ज्यादा बड़ी संभावना है अब थार में से कौन निकले। लेकिन बे जो है ना जी को नहीं पढ़ रहा, हम याद रखो हम क्यों निकल का सके, वे मतलब कुछ भी दे सके थाने सरप्राइज बड्डो भी दे सके, काफी बड्डो। चलो मिलते हैं आप लोगों से, उम्मीद करता हूँ आज को सेशन था ना बढ़िया लगे, बढ़िया समझ में आयो।
शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। चलो मिलते हैं फिर। गुड नाइट।